हमारा टॉपिक है ना वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग। ठीक है, मतलब जो भी हमारे गट में ड्रग यूज होती है ना, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम हो सकते हैं गट में आप लोगों के नजदीक? नहीं, ये गट चलें ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है। वोमिटिंग को हम कह सकते हैं, नोजिया को हम डायरेक्टली लिंक नहीं करते गट के साथ। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, या अल्सर वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, इनके लिए हम ये कॉमन सी चीज़ें, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ें हैं जिस तरह अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन है, ठीक है, या कोई और इन्फेक्शन है, लेकिन हम एक जर्नल जो है ना उनके बारे में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ आपके ना 4 एक प्रॉब्लम्स हैं जिनको उन्होंने यहाँ डिस्कस किया हुआ। सबसे पहले तो है पेप्टिक अल्सर है, फिर गर्ड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज है, उसके बाद डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और इमिसिस है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे ना वो पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। अब अल्सर क्या होता है, आइडिया है कुछ? नहीं, ऐसे तो हम नहीं कह सकते इसको। हाँ मैम, अल्सर का नहीं आइडिया। ठीक है, देखो बच्चे, जब भी कोई जख्म होता है ना, ठीक है, तो उसके यानी कि आसपास आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर आ जाते हैं, इस बात का पता है ना, जिस तरह हिस्टामीन है या बाकी जो चीज़ें जहां वो आप वहां पे सोजन वगैरह काज कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो एक हमारा ना कहते हैं ना रिपेयर मैकेनिज्म क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी ना एक लिमिट होती है, कहते हैं ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो जब वो लिमिट अपने एंड पे पहुंचती है ना, तो उस वक्त उसमें ना क्रोनिक, जिस तरह कहते हैं इन्फ्लेमेशन जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ना ठीक होने वाले जख्म को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, या लंबे टाइम से रहने वाले जख्म को हम क्या कहते हैं, अल्सर कह रहे थे। ठीक है, हम उसकी अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें ना तो आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर मिल रहे होते हैं, लेकिन वो क्रोनिक टाइप में क्या हुए होते हैं, चेंज हुए, तो उनकी शक्ल थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। यानी कहने कि आपका जो गट है ना बच्चों, गट यानी माउथ से लेके, ठीक है, एनस तक, कहीं भी इस गट में, ठीक है, कोई जख्म हो जाए कोई भी, ठीक है, और वो फिर मतलब काफी लंबे अरसे तक रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर अल्सर कह रहे होते हैं। ठीक है, ये जो पेप्टिक अल्सर, यानी कि जाहिर सी बात है उन्होंने फिर इसको क्या कर दिया है बच्चों, स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, तो ये आपके एसोफेगस में, ठीक है, या हम वैसे स्टोमिक में होते तो उनको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और आपकी आंत में जो अल्सर बनते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कह रहे होते हैं। अब ये बनते क्यों हैं बच्चों, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं मैदे की वो स्ट्रक्चर बनाऊं ना तो इस टाइप का होता है मैदा हमारा। ठीक है, आपको पता है इसकी पीएच कितनी होती है, 2 से 3 है। क्यों, कि इसमें क्या होता है बच्चों, HCl होता है। यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्पिंक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब ढक्कन होता है। उसका मकसद क्या होता है कि ये कोई वाला भी कंटेंट है ना यहाँ का, वो इधर नहीं जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। इसका भी मकसद क्या होता है कि ये वाला जो कंटेंट है ये इधर ना आए। बेसिकली ये वन वे डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, अलाउ कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर ये थोड़ा सा लूज होगा तो जो हमारा यानी कि एसिडिक माहौल वाला कंटेंट है ना वो किधर चला जाएगा, आपकी एसोफेगस में जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको वहां पे क्या होने लग जाएंगे, जख्म होने लग जाएंगे। हम उस स्पेसिफाई कर देते हैं गर्ड के नाम से उसको। या आपको पता है बच्चों, जो आपका मैदा है ना उसके ऊपर एक मिकोजल क्या होती है, लेयर होती है। उसका क्या मकसद होता है कि वो आपके मैदे की दीवारों को खराब नहीं होने देता किसी रीजन की वजह से। जिस तरह आप लंबे अरसे तक एसिड ले रहे हो, कोई भी पेन किलर ले रहे हो, पेन किलर क्या करती है बच्चों, इस मिकोजा को फॉर एग्जांपल के तौर पे डिस्टर्ब करेगी, तो ये मिकोजा अगर खराब हो जाएगा तो जो इधर एसिडिक कंटेंट है उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ हो जाएगा, मैदे की वाल्व के साथ हो जाएगा। तो वहां पे क्या बनने लग जाएंगे, फिर जख्म बनने लग जाएंगे, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, अल्सर कह रहे होते हैं। ठीक है, सेम यही फिर फॉलो होता है बच्चों आपकी छोटी आंत में। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से वहां पे अगर फॉर एग्जांपल वहां का मिकोजा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जख्म बन रहे हैं, तो वो भी फिर हमें क्या करेंगे, अल्सर बनाएंगे और हमें फिर प्रॉब्लम कर रहे होंगे। तो इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, एसिड जा रहा है ना। ठीक है, अब कोई भी ऐसी दवाई जो एसिड को कम कर दे वो पेप्टिक अल्सर को क्या कर सकती है, ट्रीट कर सकती है ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम इसमें वो चीजें देंगे, देखो या तो हम यानी कि अगर हमें लग रहा है कि मैदे में मसला है तो हम उसको ये चीजें देंगे कि जो एसिड को क्या करें,
कम करें, न्यूट्रलाइज कर दें, कम कर दें, या फिर हमारे मिकोजल जो लेयर है उसको क्या कर दें, रिपेयर कर दें। ठीक है, आज जो हमारी ड्रग ऑफ क्लास है ना वो इसी के बारे में है। दूसरा देखो बच्चे, हम जो फूड कंटेंट खाते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया शामिल होते हैं। ठीक है, हमारी देखो यानी कि स्किन पे, हमारे हर जगह पे बैक्टीरिया होते हैं। वो जाहिर सी बात है अगर हमारे जीआईटी में जाएंगे ना तो वो क्या करेंगे, अगर जब तक मैंने कहा ना जिस तरह स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जब तक इसमें डैमेज नहीं होता कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर इंटर नहीं हो सकता और उसको नुकसान स्किन पे नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह जब तक ये जीआईटी की लेयर इंटैक्ट है तब तक तो कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब जख्म वगैरह हो जाते तो उन बैक्टीरिया को एक लेयर मिल जाती है, एंट्री आपके मिकोजल लेयर के अंदर। ठीक है, तो वहां पे फिर वो अपना इन्फेक्शन और इन चीजों को भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो जब हम इस चीज को देख रहे होंगे ना तो हम कोई ना कोई ऐसी भी दवाई इस्तेमाल करेंगे जो बच्चों हमारे जो अंदर के बैक्टीरिया उनको क्या कर सके, मार सके। इसलिए जो बच्चों सबसे पहले यहाँ आपकी क्लास है ना वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, जिनको हम दूसरी जुबान में क्या कहते हैं बच्चों, एंटीबायोटिक्स भी कह रहे होते हैं। और सबसे कॉमन यूज होने वाली एंटीबायोटिक जो जीआईटी के लिए होती है ना वो होती है बच्चों मेटोनिट्राजोल, जिसे हम फ्लैजेल भी के नाम से आ रही होती है। ठीक है, बेसिकली ये क्या करती है, आपके जीआईटी में जो बैक्टीरिया ना उनको क्या कर रही होती है, किल कर रही होती है। ठीक है, मजीद जो बच्चों इसकी डिटेल है ना वो क्योंकि आपका लास्ट चैप्टर कीमियोथेरेपी का है उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बस ये है कि ये एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया को क्या करती है बच्चों, किल कर रही होती है। ठीक है, दूसरी है बच्चों हिस्टामिन। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, अब हमें पता है कि एसिड किससे बनता है, H प्लस आयन से बनता है। किससे बनता है बच्चों, H प्लस आयन। जितना H प्लस आयन ज्यादा होंगे उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि जब हम एसिड वो पीएच को डिफाइन करते हैं ना वो क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। ये जितने ज्यादा होंगे तो पीएच बच्चों क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो जितनी पीएच कम होगी उतनी एसिडिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ठीक है, देखो ना बच्चे 1 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक ये न्यूट्रल है, इधर वाली चीजें क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो अगर H प्लस आयन बढ़ते हैं तो पीएच क्या होती है, नंबर में कम होती है लेकिन एसिडिटी क्या होती है उसकी, ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की पीएच 1 से 2 है तो वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू 5 से 6 वाले के। ठीक है, क्यों कि यहाँ नेगेटिव लॉग आ जाता है जिसकी वजह से H प्लस आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगी, कम होगी, लेकिन एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है अब ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके H प्लस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। जब वो ब्लॉक होंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही बच्चों इसमें लिखा हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सिलेक्टिवली क्या करिए H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है स्टोमक में, ब्लड वेसल्स में, अदर साइड पे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा H प्लस आयन नहीं सिक्रीट होगा तो एसिडिटी नहीं होगी। दूसरा ये हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट काम कर रही होती है और जो फुली क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, थेराप्यूटिकली बच्चों इसको हम पेप्टिक अल्सर में देते हैं। ठीक है, मतलब मैदे या मतलब आंत के या ड्यूडाइनल या गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसमें हम इसको क्या कर रहे होते हैं बच्चों, दे रहे होते हैं। ठीक है, अक्यूट स्ट्रेस अल्सर। ठीक है, अच्छा बच्चों कभी कभार क्या होता है कि हमें ना स्ट्रेस की वजह से भी अल्सर बनने लग जाते हैं। आपने ना अक्सर बच्चे देखे होंगे एग्जाम के नजदीक ना उनके मुंह में छाले बन जाते हैं, किसी ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? ठीक है, छाले बन जाते हैं या कोई ना जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है उनको कोई ना कोई सिम्टम, इस तरह इनको हम कहते हैं अक्यूट स्ट्रेस अल्सर। ठीक है, जो किसी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में हमारे जीआईटी में बनना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों फिर हम इसको आईवी इन्फ्यूजन के तौर पे दे रहे होते हैं ताकि उनको हम क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें। ठीक है, फिर बच्चों गर्ड आ जाता है, वही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है, ये बच्चों यही है जो मैंने आपको बताई थी ना, आपके जो मैदे की वजह से यहाँ पे जो अल्सर बनेंगे ना, ठीक है, इस ढक्कन के कमजोर होने की वजह से, इस स्पिंक्टर के कमजोर होने की वजह से, इनको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज। और इसमें बच्चों हम फिर क्या दे रहे होते हैं, यही हिस्टामिन यानी सॉरी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यानी सिमेटाडीन दे रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये ना ओल्ड ड्रग्स हैं। अब जाहिर सी बात है इससे नई भी यानी ड्रग्स आ गई हैं जो हम फिर ओल्ड को नहीं देते, न्यू को फिर क्या कर रहे होते हैं बच्चों,
दे रहे होते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसका यही है कि आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, डेजीनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है और मस्कुलर पेन हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगली जो क्लास है ना वो है पीपीआई। क्या है बच्चों? पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना पाकिस्तानियों में यूज होने वाली पीपीआई, सबसे ज्यादा ओमेप्राजोल, आप लोगों ने सुना होगा, राइजिक के नाम से आ रही होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है बच्चों, ये बेसिकली ना आपके जो यानी कि यहाँ ना चैनल होते हैं और पोटाशियम चैनल होते हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक करती है। किस तरह से? जो पंप्स है ना, ये पंप्स इनको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से H+ आयन बन आगे यानी कि ट्रांसफर नहीं होते, तो एसिडिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, जितने भी हम पीपीआई यूज करते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये बेसिकली आपके यानी कि समझ लो कि प्रोटॉन को इनहिबिट कर रही होती है, जिसकी वजह से H+ आयन सिक्रेट नहीं होते। जब H+ आयन सिक्रेट नहीं होंगे तो एसिडिटी, एसिड बनेगा ही नहीं। क्यों? कि HCl के बनने के लिए जरूरी है H+ आयन, अगर यही ब्लॉक हो जाएगा तो HCl इतना ज्यादा नहीं बनेगा, तो एसिडिटी हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें बच्चों थेराप्यूटिकली हम इसको पेप्टिक अल्सर के लिए यूज कर रहे होते हैं, स्ट्रेस की प्रोडक्शन को कम करता है, हीलिंग को प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ हम ज्यादातर एंटी माइक्रोबियल यानी फ्लैजेल वगैरह यूज करते हैं, ताकि बैक्टीरिया वगैरह के भी वो क्या हो जाए बच्चों, वो कम हो जाए। ठीक है, अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये बच्चों हम इसको ना खाली पेट दे रहे होते हैं। ठीक है, इसकी क्योंकि अगर हम इसको खाने के साथ देंगे ना तो इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी? कम होगी। क्यों? कि जैसे ही आप लुकमा डालते हो ना अपने स्टोमिक में, वो फौरन क्या प्रोडक्शन शुरू कर देता है? अपने यानी कि जो भी एंजाइम है, HCl है, उनको सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो फिर हम देंगे तो फिर इतना इफेक्ट हमें नहीं आएगा, तो हम इसलिए खाना खाने से पहले देंगे, ताकि जब हम खाना खाएं तो हमारे HCl और इनकी प्रोडक्शन कंट्रोल में रहे। ठीक है बच्चों, और ये यूरिन और फीसिस के जरिए सिक्रीट हो रहा होता है। एडवर्स इफेक्ट में बच्चों वैसे तो हमें कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन बस वो यही है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द स्टोमिक, अगर हम बहुत लंबे अरसे तक रहे ना, क्यों बच्चों, जब आप खाना खाते हो ना तो क्या होता है कि उसके साथ जो बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो हमारा HCl उनको क्या कर देता है? किल कर देता है। ठीक है, लेकिन जब आप HCl की प्रोडक्शन को कम कर दोगे तो वो बैक्टीरिया वगैरह किल नहीं होते, तो इस वजह इस दौरान आपके स्टोमिक में बैक्टीरिया की यानी कि जो कॉलोनीज है ना, उनकी तादाद क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम या तो एंटी यानी कि जिस तरह फ्लैजेल साथ देंगे, कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग साथ दे रहे होंगे, ठीक है, तो या हम इसको फिर क्या कहते हैं ना, कम अरसे के लिए इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे इसको ना लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि बस ना पूछें, किसी को थोड़ा सा भी स्टोमिक का इशू होता है, वो जाके खुद ब खुद ही डॉक्टर को चेक किए बगैर राइजिक या ओमेप्राजोल का किसी भी ब्रांड को क्या कर रहा होता है? वो यूज कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों आगे आ जाती है मीजोप्रिस्टोल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है बच्चों, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना उसका एनालॉगर है, मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या कर रही होती है? सिक्रीट करवा रही होती है। अब बच्चों आपकी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, वो बेसिकली GIT को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप एनसिड यूज करते हो ना, एनसिड कोई भी पेन किलर, ठीक है, आपको पता है पेन किलर क्या करती है? जितने भी आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर है ना, जिस तरह हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ब्रेडिकाइनिन है, इनको क्या कर रहा होता है? वो ब्लॉक कर रहा होता है। तो बच्चों जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक होता है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान बच्चों ये होता है कि जो हमारा GIT है ना, वहां पे जो प्रोटेक्शन है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अगर लॉन्ग टर्म आप एनसिड का यूज करोगे तो आपके GIT में बच्चों क्या बनने लग जाएंगे? अल्सर बनने लग जाएंगे, जख्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ना अब कुछ ब्रांड्स एनसिड के ऐसे हैं कि वो पेन किलर के साथ है, एनसिड के साथ मीजोप्रिस्टोल भी ऐड कर रहे होते हैं, ताकि हम GIT को क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें। क्यों? कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें हमने लंबे अरसे तक क्या करना होता है? पेन किलर को यूज करना होता है। जिस आर्थराइटिस का पेन है तो उसलिए फिर हम कोई साथ में इसको ऐड करवाते हैं मीजोप्रिस्टोल को, जो क्या कर रहा होता है? हमारे GIT की बेसिकली प्रोटेक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका एक ये वही प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर को बिल्डअप करवा के उसकी सिक्रेशन को करवा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस की सिक्रेशन को भी क्या करता है? तेज कर रहा होता है, इंक्रीज करवा रहा होता है। ठीक है, थेराप्यूटिकली इसको बच्चों हायर डोज हम गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए दे रहे होते हैं। ठीक है, डिमिनिश करने के लिए, और मीजोप्रिस्टोल यूरिन और डायरिया और नोजिया वगैरह करवा रहा होता है। ये इसके क्या है बच्चों? साइड इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और भी साइड इफेक्ट है, इसको फिर कभी भी ना प्रेग्नेंट वीमेन को हम नहीं देते।
मिसोप्रिस्टोल को, ठीक है। ये यानी कि एक मेजर अबॉर्शन करवा देता है अगर उस तरह से हम माने तो, ठीक है। इसके बाद बच्चों एंटासिड आ जाते हैं आपके, आपने सुने होंगे जो जिस तरह हमारे मिल्क टाइप के सिरप होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, एंटासिड होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ बच्चों जो आपका दिया है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये भी बच्चों एसिडिटी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। आपको पता है बच्चों जब भी हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और पानी बनता है, ठीक है। तो इस वजह से ये ना बच्चों जो वीक बेसिस होते हैं, इसको जब एसिड के साथ मिलती है ना तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके वहां पे साल्ट और क्या बन रहा होता है, वाटर बन रहा होता है। तो वो फिर आपको पता है आपकी बॉडी में यूज हो जाता है, कोई भी इसका नहीं होता है। इसको बच्चों हम पेप्टिक अल्सर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूडाइनल अल्सर, कोई भी टाइप के अल्सर है ना, तो उसके लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका एडवर्स इफेक्ट है कि ये बच्चों कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, ठीक है, और स्टोमिक पेन कर सकते हैं, भूख खत्म हो सकती है और मसल हमारे क्या हो जाते हैं, इससे वीक हो जाता है अगर हम लॉन्ग अरसे तक इसको क्या करें बच्चों, इस्तेमाल करें तो, ठीक है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स यही है कि ये मोस्टली फीसिस के साथ, ठीक है, और जो बच्चों अब्जॉर्ब हो जाते हैं वो बच्चों हमारे फिर यूरिन के साथ बॉडी से क्या हो जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपका लास्ट है मिकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, सुक्रल फेट इसको हम कह रहे होते हैं। ये बेसिकली मैंने आपको अभी बना के दिखाई है ना कि आपके स्टोमिक में और बाकी जगह पे ना जो मिकोजल लेयर होती है ना, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उस हम ऐसे एजेंट देते हैं जो उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये आप के नाम देख लो कि छिलका सुना हुआ ना, इसबगोल का छिलका, वो भी बच्चों एज ए सुक्रल फेट के तौर पे यूज होता है। वो भी बेसिकली हमारी जो जीआईटी की गट की लाइनिंग है ना, उसको क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है और हमारी एसिडिटी को क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, ठीक है। तो सुक्रल फेट बच्चों ये मिकोजल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, यूजफुल होता है मिकोजल इंजीन में, इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है और हीलिंग को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसका वही डिफ्यूज HCl प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द मिकोजा बाय पेप्सिन। मैंने कहा ना ये बेसिकली जो मिकोजा है ना इसकी डिग्रेडेशन को यानी कि कम करवाता है। ये नहीं होगी तो हमारे बाकी सारे जो मामला हैं ना वो खुद ब खुद ही क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वेल अब्जॉर्ब होता है ये, और उसके बाद टॉलरेटेड भी होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हाफ लाइफ 1 घंटा होती है और हमारे किडनी से कंप्लीटली क्या हो जाता है, बॉडी से खारिज हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट इसका कोई ज़्यादा नहीं है, बस स्टोमिक पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और नोजिया वोमिटिंग जो कि नॉर्मली चल रहे होते हैं ना, वो बच्चे इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, इधर तक कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो बताओ, ठीक है। हमने 3-4 बच्चों ड्रग्स पढ़ी हैं, ठीक है, एंटासिड, PPI, ठीक है, और सुक्रल फेट ये प्रोटेक्टिव होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, और आपका पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। ये कॉमनली इनका ना यानी कि पाला आपसे यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ता रहता है, ठीक है। इधर तक कोई क्वेश्चन हो तो